मीनाक्षी ऐसे समुदाय से आती है, ऐसे परिवार से आती है जो कि गरीबी स्तर से बहुत नीचे होता है। लेकिन मीनाक्षी जिसके जज्बे आसमान में उड़ने के, पंख फैलाने के होते हैं। मीनाक्षी के पिता ओम प्रकाश बेटी मीनाक्षी को समझाते हैं कि बेटा उतना ही पैर पसारो जितनी चादर है। ये कहावत बहुत पुरानी है लेकिन सच है। अब मीनाक्षी को कौन समझाए कि जिस समुदाय से, जिस गरीबी के स्तर से वो आ रही है, वहां लड़कियां पढ़ना तो दूर की बात है, उनका बाहर निकलना भी बहुत बुरा माना जाता है। उन्हें घर के अंदर ही रहने को मजबूर किया जाता है ताकि वो सुरक्षित रह सके और जो ऊंची जाति के लोग हैं उनकी नजर उन पर ना पड़े। मीनाक्षी जिसका गांव लगता है खसेरवा, जिला बाराबंकी, वहां वो अपने पिता, मां, बहनों के साथ हंसी खुशी रह रही है। लेकिन मीनाक्षी के साथ कुछ ऐसा होता है कि उसके पिता ओम प्रकाश पूरी तरीके से टूट जाते हैं और अंत में एक पिता अपनी जान दे देता है, यानी कि मीनाक्षी के पिता जो अपने आप को ही खत्म कर देते हैं, अपना प्राण ले लेते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा बेटी और पिता के बीच? आखिर क्या है इसकी वजह कि एक पिता को अपनी जान देनी पड़ी? हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, इस राज से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं अपने प्रिय दर्शकों से, प्रिय सब्सक्राइबर से, आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ। आप लोग ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आपका नाम लूं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर लिखिए ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुंच रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। ओम प्रकाश जो कि सब्जी बेचने का काम करते हैं, वो बाजार जाते हैं और बाजार से यानी कि मंडी जाते हैं और मंडी से वो कम दाम में सब्जियां लेकर के आते हैं और अपने गांव में बेच रहे होते हैं। इसी से ओम प्रकाश का खर्चा चल रहा होता है, परिवार की जिम्मेदारियां निभ रही होती है। अब धीरे धीरे ओम प्रकाश की जो बेटियां रहती हैं वो बड़ी होने लगती हैं, समझदार हो जाती हैं, तो अपने पिता से पूछती हैं कि पापा, गांव की सभी लड़कियां तो पढ़ने जाती, तो फिर हम लोग क्यों नहीं जाते? ओम प्रकाश जो जब मीनाक्षी और उसकी बहनें छोटी रहती है तो इस बात को झुठला देते हैं, लेकिन जब वो बड़ी हो जाती है तो ओम प्रकाश बातों को झुठला नहीं पाते हैं और उन्हें मजबूर होकर के बताना पड़ता है वो आदिवासी परिवार से है और आदिवासी परिवार की बेटियां स्कूल नहीं जाती। मीनाक्षी जो कि बहुत तज्जब रहती है, वो अपने पापा से कहती है कि पापा, हम लोग आदिवासी हैं तो क्या है, जो लोग स्कूल जाते हैं हम भी तो बिल्कुल उनके जैसे ही दिखते हैं, तो फिर हम स्कूल क्यों नहीं जा सकते? ओम प्रकाश जो अपनी बेटियों की जिद पर सर्वोदय स्कूल जो होता है सरकारी, उसमें अपनी बेटियों का एडमिशन करवाना चाहते हैं। अब जैसे ही वो लोग एडमिशन करवाने पहुंचते हैं तो वहां की जो मैडम रहती है ऊंची जाति की, उन्हें बहुत बुरा लगता है कि अब आदिवासी के जो बेटे और बेटियां हैं वो भी स्कूल में पढ़ेंगे। वो साफ कह देते हैं कि हम तो अपने स्कूल में एडमिशन नहीं कर सकते क्योंकि जो ऊंची जाति के लोग हैं उनके बेटे और बेटियां इस स्कूल में पढ़ते हैं और ऐसे में अगर हमने आपकी तीनों बेटियों का एडमिशन ले लिया तो फिर ऊंची जाति के लोग बुरा मान जाएंगे, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। वैसे भी आदिवासियों के हाथ का पानी भी यहाँ कोई नहीं पीता है, तो हम उन्हीं के बेटे और बेटियों को कैसे अपने स्कूल में एडमिशन दे सकते हैं? टीचर जो स्कूल की प्रिंसिपल रहती है वो साफ मना कर देती है। ओम प्रकाश हारते नहीं है, वो
डीएम के पास जाते हैं। बाराबंकी जो डीएम रहता है वहां का, उसके पास जाते हैं। डीएम के ऑफिस में एक एप्लीकेशन ओम प्रकाश अपने समक्ष प्यून के द्वारा यानी कि चपरासी के द्वारा डीएम साहब की कुर्सी तक पहुंचवा देते हैं। और जब तक डीएम साहब ओम प्रकाश का एप्लीकेशन पढ़ नहीं लेते हैं, उस पर उनकी मुहर नहीं लग जाती है, उन्हें ऑफिस में बुलाया नहीं जाता है, तब तक वो वहीं पर चुपचाप खड़े देखते रहते हैं। जैसे ही डीएम साहब बुलाते हैं और कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा, आपकी बेटियों का दाखिला एडमिशन उसी स्कूल में होगा, उसी कॉलेज में। ओम प्रकाश बहुत खुश होते हैं क्योंकि पहली बार किसी आदिवासी समाज से कोई पढ़ने जा रहा है। बहुत गर्व महसूस करते हैं ओम प्रकाश की उनकी तीनों बेटियां अब पढ़ने जाएंगी, शिक्षित होंगी और आगे चल करके वो शिक्षिका बनेंगी और आदिवासी समाज को पढ़ाएंगी लिखाएंगी। वो आधा किलो लड्डू लेते हैं और खुशी खुशी अपने गांव की ओर चल देते हैं। जैसे ही वो अपने घर पहुंचते हैं तो बेटियां पहले से ही अपने पापा का इंतजार कर रही होती हैं। ओम प्रकाश अपनी बेटियों से कहते हैं कि तुम लोगों का एडमिशन हो गया। बेटियां बहुत खुश होती हैं। आदिवासी समाज की वो 3 लड़कियां जो कि कॉलेज जाने लगती हैं। मीनाक्षी जो बहुत मन लगा करके पढ़ती है। समय बीतता है। इसके बाद मीनाक्षी आगे की पढ़ाई के लिए शहर चली जाती है और वहां रह करके वो पढ़ने लगती है। उसकी बहनें अभी गांव में ही रह रही होती। मीनाक्षी अपनी बहनों से कहती है कि जैसे ही उसकी नौकरी लग जाएगी वो उनको भी शहर बुला लेगी और उसके बाद वो मम्मी पापा को भी शहर बुला लेगी और यहाँ एक छोटा सा फ्लैट ले लेगी। यहाँ पर सुख सुविधा है, हर चीज की आसानी है, बड़े बड़े अस्पताल है और ऐसे में पिताजी को मम्मी को लेकर के शहर में भटकना नहीं होगा। जब भी वो दवाई लेने आते हैं तो ना कोई रुकने का ठिकाना होता है, ना ही कहीं सोने की जगह होती है। मीनाक्षी जो सपनों को साकार भी करती है, वो बाराबंकी में 1 BHK का फ्लैट ले लेती है। उसकी बहनें, उसका पूरा परिवार सब शहर में ही आकर के रहने लगता है। लेकिन कहते हैं कि परिवार की खुशियों को कब किसकी नजर लग जाए ये कोई नहीं जानता। ऐसा ही कुछ मीनाक्षी के परिवार के साथ होता है। जैसे ही मीनाक्षी और उसका पूरा परिवार गांव छोड़ करके शहर आ जाता है तो गांव के जो ऊंची जाति के लोग होते हैं वो ओम प्रकाश का घर हड़प लेते हैं, उसकी जो जमीन होती है उसे कब्जा लेते हैं। अब जैसे ही गांव से जो ओम प्रकाश के बड़े भाई रहते हैं रतलाम, उनका फोन जाता है कि भैया जो तुम्हारा मकान रहा, तुम्हारा घर था, उसे उन लोगों ने हड़प लिया है, यानी कि जो गांव के प्रधान रहते हैं। बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि जब मैं उनसे बात करने गया तो उन लोगों ने मुझे जेल में बंद करवा दिया था और गांव का जो दारोगा है वो भी उनके साथ ही मिला हुआ है। अब जैसे ही ओम प्रकाश ये सुनते हैं तो दौड़े भागे गांव पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही वो गांव पहुंचते हैं तो गांव के जो प्रधान रहते हैं और उनके जो बेटे रहते हैं वो सभी ओम प्रकाश को इतने बुरी तरीके से पीट देते हैं कि ओम प्रकाश को सीधा बाराबंकी हॉस्पिटल लेकर के आया जाता है, जहां ओम प्रकाश की तबीयत सीरियस रहती है। उन्हें आईसीयू में रखा जाता है। अब इधर पिता जो कि हॉस्पिटल में है, जमीन जिसे कब्जा लिया गया है क्योंकि वो आदिवासी समाज की थी, इसलिए जो मीनाक्षी रहती है वो अपनी छुट्टी ले लेती है ऑफिस से और छुट्टी लेकर ही वो गांव पहुंचती है। प्रधान को और उसके बेटों को ये सूचना मिल जाती है कि ओम प्रकाश की बेटी अपनी जमीन छुड़ाने के लिए आ गई। प्रधान और उसके बेटे कहते हैं कि ठीक, पिता को तो देख लिया, बेटी को देखना बाकी रह गया है। इसके बाद मीनाक्षी सीधे प्रधान के घर पहुंचती है बिना डरे बिना झिझके। उसकी ये हिम्मत देकर के जो प्रधान रहता है, उसके जो दोनों बेटे रहते हैं, उनके अंदर भय आ जाता है। लेकिन वो अपने भय को छुपाते हुए एक महिला के साथ यानी कि मीनाक्षी के साथ वो गलत कर देते हैं। प्रधान सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता है। अब कई घंटे तक ये सारी चीजें चलती हैं लेकिन गांव खामोश रहता है। प्रधान
अपने बेटों की करतूत देखता रहता है। अब जब प्रधान के बेटों का मन भर जाता है तो वो मीनाक्षी को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब मीनाक्षी अपने दुपट्टे को संभालती है और किसी तरीके से वो पुलिस चौकी पहुंचती है थाने में एफआईआर लिखवाने के लिए। लेकिन जब वो थाने में पहुंचती है तो जो वहां का दरोगा रहता है वो खुद ही प्रधान के जेबे में रहता है, यानी कि पूरा बिकाऊ रहता है। वो भी मीनाक्षी के साथ जेल के अंदर है, वही सब कुछ करता है जो कि प्रधान के बेटों ने किया। और इससे भी जब उसका मन नहीं भरता है तो वो रात को प्रधान की हवेली पर मीनाक्षी को छोड़ आता है। इसके बाद जो प्रधान रहता है वो मीनाक्षी के साथ सुबह तक इन सारी चीजों को अंजाम देता है। अब जो प्रधान की धर्म पत्नी रहती है ठकुराइन, वो अपने आंसुओं को रोक लेती है, क्योंकि जाहिर सी बात है पति चाहे किसी का भी हो, अगर वो किसी दूसरी महिला के साथ है तो पत्नी को दुख होता है। भले ही वो ठकुराइन थी, उसका पति प्रधान है, लेकिन महिला तो आखिर महिला होती है, पत्नी तो पत्नी ही होती है। वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि उसका पति किसी दूसरे के साथ इन सारी चीजों को उसकी आंखों के सामने अंजाम दे। लेकिन प्रधान का तो ये रोज का था। प्रधान कभी शहर से तो कभी उसे गांव की अगर कोई लड़की पसंद आ जाती तो उसे सबसे पहले प्रधान की हवेली पर जाना पड़ता था। उस गांव में कोई ऐसा नहीं था जो कि प्रधान के खिलाफ बोल सके, आवाज उठा सके। गांव में कोई ऐसा नहीं था जो कि प्रधान के खिलाफ बोल सके, आवाज उठा सके, क्योंकि प्रधान का पूरा बोलबाला था, दबदबा था उस गांव में। सभी लोग प्रधान से डरते थे, क्योंकि प्रधान जो दरोगा को भी अपने जेबे में रख कर घूमता था। ऐसे में भला किसकी हिम्मत होगी जो प्रधान के खिलाफ एक शब्द भी बोल सके। अब मीनाक्षी जिसके साथ लगभग 3 दिनों तक ये सारी चीजें होती हैं, कभी प्रधान तो कभी बेटे, ऐसे ही ये सारी चीजें प्रक्रियावरत चल रही होती है। इधर पिता जो आईसीयू में है वो बार बार अपनी बेटी मीनाक्षी को पूछते हैं, लेकिन परिवार वाले कहते हैं कि मीनाक्षी अपने ऑफिस में है, उसे काम बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए वो आपको देखने नहीं आ पा रही है। परिवार वाले कहते तो क्या कहते कि मीनाक्षी का कुछ भी अता पता नहीं है कि मीनाक्षी कहाँ है। यहाँ तक कि मीनाक्षी की माँ और बहनों को भी नहीं पता कि मीनाक्षी प्रधान की हवेली की 4 दीवारी में फंसी हुई और हर दिन से परेशान किया जा रहा है। किसी को कुछ नहीं मालूम रहता है। अब ऐसे ही 2.5 महीने का समय निकल जाता है। जब ओम प्रकाश की तबीयत बिल्कुल संभल जाती है, बुखार आ जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी गांव गई हुई थी खसेरवा, वहां से वो अभी तक लौटी नहीं। इसके बाद ओम प्रकाश सीधे आनंद फानंद में अपने गांव के लिए निकल जाते हैं। मात्र पूरे 1 घंटे बाद वो अपने गांव पहुंचते हैं। अपने घर पर जाते हैं, अपने भाई से पूछते हैं कि भैया मीनाक्षी आई थी, उसके बारे में तुमने कुछ पता किया कि वो कहाँ है। मीनाक्षी के जो बड़े पापा रहते हैं वो अपने छोटे भाई ओम प्रकाश से कहते हैं कि भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। मीनाक्षी तो प्रधान की हवेली में है, लगभग 2.5 महीने हो रहे हैं। मुझे माफ कर देना, मैं कुछ कर नहीं पाया, तुम्हारी बेटी को बचा नहीं पाया, क्योंकि प्रधान ने धमकी दी थी कि अगर वो मीनाक्षी को बचाने आएगा तो फिर उसकी जो दोनों बेटियां हैं, शादी की उम्र उनकी हो गई, वो वही उनके साथ भी कर देंगे। तो ऐसे में मेरी बेटियों की शादी कैसे होगी और एक पिता ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए मैं खामोश हो गया, मुझे माफ कर दो। अब जैसे ही ओम प्रकाश ये सुनते हैं तो वो प्रधान की हवेली की ओर लपकते हैं, दौड़ लगा देते हैं।
किसी तरीके से हाँफते खापते उम्र के इस पड़ाव में 55 वर्ष ओम प्रकाश की उम्र रहती है। वो प्रधान की हवेली पर पहुंचते और प्रधान से कहते हैं कि मेरी बेटी के साथ जो तुमने किया, मैं उसका हिसाब तुमसे जरूर लूंगा। मेरी बेटी कहाँ है, मुझे बताओ। लेकिन जो प्रधान और उसके बेटे रहते हैं वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। इधर ओम प्रकाश, जिन्हें पता था कि उनकी बेटी हवेली में ही है, वो चारों ओर अपनी बेटी को हवेली में खोज रहे होते हैं। लेकिन वहां जो पहरेदार होते हैं वो ओम प्रकाश को रोक देते हैं और कुछ ही देर में जो दारोगा रहता है वो भी पहुंच जाता है और ओम प्रकाश को सीधे अपने जेल ले आता है और उनकी मरम्मत करने लगता है। वो गुस्से में सच उगल देता है। ओम प्रकाश से कहता है कि पहले तो प्रधान के बेटों ने, फिर मैंने और फिर प्रधान ने तुम्हारी बेटी के साथ वो सारी चीजें की है जिसका अधिकार केवल एक पति को होता है। तुम्हारी बेटी तो शादी से पहले ही इस चीज से आनंदित हो चुकी है। अब तुम अपनी बेटी की शादी किससे करोगे? मुझसे, प्रधान के बेटों से, या राइन के पति प्रधान से? अब जैसे ही ओम प्रकाश ये सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू गिरने लगता है। उन्हें इतना दुख हो रहा होता है कि वो उस दुख को बर्दाश्त नहीं करते हैं और उसी थाने में अपने गमछे से वो अपने प्राण ले लेते हैं। अब जैसे ही ये खबर पूरे गांव में फैलती है, मीनाक्षी को भी पता चलता है कि उसके पापा ने अपने प्राण ले लिए और कारण ये प्रधान है। वो खुद को निकालने की बहुत कोशिश करती है, भागने की बहुत कोशिश करती है, जतन करती है, लेकिन प्रधान की हवेली में पहरा इतना ज्यादा होता है कि जिस वजह से वो खुद को बचा नहीं पाती है, निकाल नहीं पाती और अपने पिता के अंतिम संस्कार में सम्मिलित नहीं हो पाती। अब जो दोनों बेटियां रहती हैं वो अपने पिता को मुख अग्नि देती हैं, लेकिन मुख अग्नि देने से पहले जो पंडित जी रहते हैं, वो जो ओम प्रकाश की दोनों बेटियां रहती हैं, सरिता और बबीता, बबीता जो कि बहुत समझदार रहती है क्योंकि वो पुलिस लाइन में रहती है। अभी कुछ महीने पहले ही उसकी नियुक्ति हुई रहती है। इसके हाथ एक पत्र मिलता है, लेटर मिलता है, जिसे पंडित जी ने बबीता को दिया था क्योंकि वो लेटर ओम प्रकाश के कुर्ते से मिला हुआ था। अब ऐसे में जैसे ही बबीता पूरे लेटर को पढ़ती है, उसे सच्चाई पता चलती है, तो वो पूरा अपना फोर्स लेकर के, थाने का बल लेकर के गांव पहुंचती है और वहां से वो प्रधान के बेटों, प्रधान को और उस दरोगा जो कि न्याय दिलाने के बजाय खुद अन्याय कर रहा होता है, उन सभी के खिलाफ सबूत पहले से ही बबीता के पास इकट्ठा रहते हैं। उन सभी को वो घसीट करके थाने ले आती है और वहां उनकी अच्छे से मरम्मत होती है। जज के सामने साक्षी, गवाह, सबूत पेश किए जाते हैं। उन सभी को आजीवन कारावास होता है। बबीता अपनी बहन को सुरक्षित वहां से निकाल लेती है और अपने पुश्तैनी मकान को वो घेरवा लेती है ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जो जख्म साक्षी के दिल पर लगा, मन पर लगा, वो इतना गहरा होता है कि साक्षी उस गम को भूल नहीं पाती है। लेकिन जो बबीता रहती है वो अपने ही सीनियर अधिकारी से, दारोगा अजीत से अपनी बहन की शादी करवा देती है। दारोगा अजीत जो कि मीनाक्षी से शादी कर लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि बबीता जो कि उनकी जूनियर है, उनसे उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। और ऐसे में दारोगा अजीत जो कि ऐसी लड़की को अपनाना चाहते थे, ऐसी लड़की का हाथ थामना चाहते थे जो कि टूटी हुई हो, बिखरी हुई हो, उसे समेटने में जो पुण्य मिलेगा वो कहीं और नहीं। दारोगा अजीत
एक इंसानियत की मिसाल है। आशा करती हूँ कि कहानी के ये जो सारे किरदार थे, इसमें से आपको कौन सा मुख्य किरदार अच्छा लगा, ये कहानी कैसे लगी, आप अपनी भी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हुए मिलती हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान। आदाब, नमस्कार।